नमस्कार साथियों, एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं थर्ड पार्ट गुरुत्वाकर्षण का। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे केपलर के नियम और इस पार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो केपलर वैज्ञानिक थे जिन्होंने सौर मंडल में अध्ययन करके ग्रहों से संबंधित यानी ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे। 3 नियम दिए थे, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, फैक्ट के रूप में केवल पूछे जाते हैं। तो सन 1571 से लेके 1632 की बात है। वैज्ञानिक थे केपलर, याद रखना है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? सीधा पूछा जाता है, सौर मंडल में ग्रहों की गति से संबंधित नियम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपका आंसर होना चाहिए केपलर। और कब दिया था? 1571 से 1632 में। 3 नियम दिए थे उन्होंने। प्रथम नियम की अगर मैं बात करूं, इन्होंने बताया कि सभी ग्रह हैं जो इस नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रह, इस नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सभी ग्रहों की गति वर्ताकार नहीं होती है। यानी आप सब यही सोचते हो कि यह सूर्य है, यहाँ पे यह है सूर्य। अब इनके चारों ओर लगाते हैं चक्र ग्रह। क्या लगाते हैं? ये कोई ग्रह है, मैं मान लेता हूँ ग्रह। इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह। ये ग्रह वर्ताकार पथ में गति नहीं करते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाते हैं। ये बताया था हमारे भाई साहब, किसने? केपलर ने। लेकिन किस पथ में चक्कर लगाते हैं उन्होंने ये भी बताया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह वर्ताकार पथ में चक्कर ना लगाकर एक चक्कर लगाता है दीर्घ वर्ताकार, और यह होता है अंडाकार। जैसे ये है हमारा सूर्य, तो इसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, दीर्घ वर्ताकार ऐसे। ये है हमारा सूर्य। तो पहले नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गति होती है, इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, दीर्घ वर्ताकार, वर्ताकार, अंडाकार या अंडाकार तथा दीर्घ वर्ताकार दोनों। तो आप अक्सर आंसर करके आते हैं वर्ताकार। लेकिन केपलर के अनुसार अगर पूछा जाए तो गति करते हैं दीर्घ वर्ताकार पथ में या अंडाकार पथ में। तो पहले नियम से ये स्पष्ट हुआ है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गति दीर्घ वर्ताकार या अंडाकार होती है, ना कि वर्ताकार। दूसरा नियम इन्होंने दिया और बताया दूसरे नियम के, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, मान लो कोई ग्रह है, यहाँ पे ये ग्रह यहाँ से यहाँ तक इसने चक्कर लगाया, सूर्य ये है, यहाँ से यहाँ तक समय समान है। इसी समय कोई दूसरा ग्रह अगर चक्कर लगाए, समय वही है, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। यानी कहने का अर्थ है समान समय में क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। तो दूसरा नियम यही है, सूर्य के चारों ओर समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर अगर समय समान है तो ये क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल भी समान होगा। तीसरा नियम इंपॉर्टेंट है, टी स्क्वायर समानुपाती है आर की घात 3, यानी आर की घात घन है। सूर्य के किसी भी ग्रह की दूरी का घन, किसी भी ग्रह की दूरी का घन, ये आर क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक की सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी का घन ग्रह के आवर्तकाल के वर्ग के समानुपाती होता है। जो ग्रह का आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल का अर्थ है पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। यानी कोई ग्रह यहाँ से लेकर ये घूमता हुआ अगर वापस यहाँ आए, एक चक्कर पूरा करे, तो वो उसका क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। यानी ये आवर्तकाल होगा, आवर्तकाल का वर्ग, यानी आवर्तकाल का वर्ग समानुपाती होगा इनकी ये दूरी के घन के होगा। क्या होगा? दूरी के घन के समानुपाती। और यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है? 365 दिन तथा 6 घंटे। कितने? 365 दिन तथा 6 घंटे। अब हम जानेंगे सामान्य ग्रहों के बारे में जानकारी।
तो हमने केपलर का नियम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट सौर मंडल से संबंधित। अगर आप ये फैक्ट पढ़ लोगे सौर मंडल से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको। पहला फैक्ट है आपके सामने, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सौर मंडल है उसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म है। तो आपका आंसर होना चाहिए शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। इसे बोला जाता है भोर का तारा। क्या बोला जाता है? भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। अब पूछा गया है सौर प्रणाली की खोज सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने की, यानी कौन से वैज्ञानिक ने सौर मंडल के बारे में सबसे पहले बताया। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, यानी कोपरनिकस। कौन से वैज्ञानिक थे? कोपरनिकस वैज्ञानिक ने सौर मंडल के बारे में सबसे पहले बताया था। आकाश में सबसे चमकदार तारा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो आंसर होना चाहिए साइरस। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो नीचे के नीचे दिए गए वो सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो क्या है सबसे चमकीला ग्रह। अगर पूछ लिया जाए सबसे चमकदार तारा तो आंसर होना चाहिए साइरस, और पूछ लिया जाए ग्रह तो आंसर होना चाहिए प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं, और इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को आप क्या कहोगे? उपग्रह। यानी ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह। क्या कहलाते हैं? उपग्रह। सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह। और ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? उपग्रह चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल तथा बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य आकाशीय पिंड, कौन सा आकाशीय पिंड होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह। कौन सा? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिसे आंखों से देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सॉरी, ऐसा कौन सा क्षुद्र ग्रह है जिसे आप आंखों से देख सकते हो? तो वो है फोरवेस्टा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? फोरवेस्टा। फोरवेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह जिन्हें आप अपनी आंखों से देख सकते हो। किस तारामंडल में एक वृत्त निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है, अर्थात वहां से अभी भी तारे निकल रहे हैं, यानी तारों का निर्माण हो रहा है, वह है ओरियन। कौन सा? ओरियन। कौन सा? ओरियन। अगला क्वेश्चन है आपके पास फैक्ट, कौन सौर परिवार में नहीं होता है? यानी तारे हैं जो सौर मंडल में नहीं होते हैं, यानी सौर परिवार के सदस्य तारे नहीं है। यह क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 71%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी सौर मंडल है जिसमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है अगर आपको पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ग्रह याद होना चाहिए बृहस्पति, और सबसे छोटा पूछ ले तो आंसर होना चाहिए कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है जो सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य में बुध ग्रह को मरकरी बोला जाता है, इंग्लिश में भी आ जाता है कभी कभी। सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी ग्रह आंतरिक ग्रह, यानी पृथ्वी ग्रह को बोला जाता है आंतरिक ग्रह, यानी जो पृथ्वी की तरह ही होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है बुध ग्रह, एक है शुक्र ग्रह, एक है पृथ्वी ग्रह और एक मंगल ग्रह। 4 ग्रह याद रखने हैं जो किसकी श्रेणी में आते हैं? पृथ्वी ग्रह की श्रेणी में। सूर्य ग्रहण कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है। कब होता है? अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रह होता है कब होता है? जब चंद्रमा है जो पृथ्वी और सूर्य के क्या आ जाए? मध्य आ जाए, यानी पृथ्वी और सूर्य इसके मध्य कौन आ जाए? चंद्रमा। कौन आ जाए? चंद्रमा। तब कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण होगा।
यानी जिसका होगा वो बाहर रहेगा। सूर्य है तो सूर्य बाहर, और पृथ्वी, उनके बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा। कौन आ जाता है? चंद्रमा। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा है जो पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, ऐसी स्थिति में कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के क्या आ जाए? मध्य में आ जाए। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाए तब कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। कब दिखाई देता है? 21 जून को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव तारा। कौन सा तारा? अभिनव तारा। सूर्य के सबसे नजदीक दूरी कौन सा है? बुध। कौन है? बुध। बुध को बोला जाता है मरकरी। क्या बोला जाता है? मरकरी। यानी सूर्य के सबसे नजदीक दूरी होती है बुध ग्रह की, जो 88 दिनों में, कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है? 88 डेज में। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो याद रखना 3 जनवरी। कब? 3 जनवरी को। तो इस प्रकार कुछ हमने फैक्ट पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ फैक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंड में कौन सा बल कार्य करता है? हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण में जब दो पिंड m1 तथा m2 को एक निश्चित दूरी r पे रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। और उस बल का मान आपको याद होना चाहिए, सीधा पूछा जाता है F बराबर G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ पे ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो दो वस्तुओं के बीच लगता है। तो कोई भी पूछ ले दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, तो आपको बताना है F बराबर G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। और यहाँ m1 पहली वस्तु का द्रव्यमान, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2, और ये r है जो उनके बीच लगने वाली दूरी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सदैव ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। पहला पॉइंट याद रखना इसमें, ये सदैव कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। और मैं बात करूं दूसरी तो ये केंद्रीय बल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है केंद्रीय बल। केंद्रीय बल का अर्थ है जैसे ये आपने एक वस्तु m1 ले ली और दूसरी ले ली m2, तो ये केंद्र की और अंदर की ओर लगने वाला बल है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पहला याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। दूसरा याद रखना है कि यह एक केंद्रीय बल है। कौन सा बल है? केंद्रीय बल। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? आकर्षण बल। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जी। ये एक बड़ा वाला जी है, पहले तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोला जाता है। बड़े वाले जी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक। ये इंपॉर्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक। क्या बोला जाता है? सार्वत्रिक नियतांक बोला जाता है इस जी को। और आप सबको याद होना चाहिए इस बड़े जी की वैल्यू क्या होती है। इस बड़े जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर क्या होनी चाहिए? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये छोटे जी का मान होता है, दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो ऑप्शन आपको ऐड करने। सी वाला ऑप्शन 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस छोटे जी को, जी का मान बताना है, पहले आपको पता होना चाहिए छोटे जी को भी क्या बोला जाता है। इसे अलग नाम है, इसे बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और बड़े जी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक। यानी इसके बारे में मैं एक खास बात बता दूं, ये बड़े जी की वैल्यू है, आप कहीं भी चले जाओगे चेंज नहीं होगी, यानी ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो इस छोटे जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण है इसीलिए इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है जी का मान निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है जी का मान? उसके आकार के ऊपर निर्भर करता है? हाँ करता है। द्रव्यमान के ऊपर करता है, या सभी पर करता है, या किसी पर नहीं करता है? ये क्वेश्चन थोड़ा आप साइड में रखना, आपको लास्ट में मैं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है विषुवतीय रेखा पर जी का मान होता है। ये आपको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था।
ये पृथ्वी है मान लो पूरी, ये आदि हमने ले ली और यहाँ पे इसको क्या दे दिया नाम हमने, विषुवत रेखा। क्या नाम दिया, विषुवत रेखा। और यहाँ पे न्यूनतम होता है मान, क्या होता है, न्यूनतम। और ये क्या है, ध्रुव है, क्या है, ध्रुव। और ध्रुवों पर क्या होता है बच्चों, सर्वाधिक यानी अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम। और पूछ ले केंद्र में होता है, तो केंद्र में होता है शून्य। क्या होता है, शून्य। तो विषुवतीय रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम और केंद्र में क्या होता है, शून्य होता है। यानी जी का मान विषुवतीय रेखाओं पर न्यूनतम, केंद्र में शून्य और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और ये भी बताया ऊपर या नीचे जाने पर हमेशा घटता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने दिया, सर आइजक न्यूटन। पूरा नाम पूछा जा सकता है, केवल न्यूटन भी दे सकता है और आइजक न्यूटन तो आपका आंसर होना चाहिए। न्यूटन भाई साहब थे जिन्होंने 1687 में अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपिया नामक पुस्तक थी, उसमें बताया था सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं इस पेन को गिरा रहा हूं ऊपर से, तो इसके भार में क्या परिवर्तन होगा, तो भार अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। हवा में लोहे, ये क्वेश्चन अच्छा है, हवा में लोहे और एक लकड़ी की दो गेंदे हैं, इनको बराबर ऊंचाई से गिराया जाए तो सबसे पहले कौन सी वस्तु नीचे गिरेगी, यानी समान ऊंचाई पे गिराने पर लोहे की वस्तु पहले आएगी क्योंकि उनका भार क्या है, अधिक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा लोहे की गेंद क्या आएगी, पहले आएगी। अगला क्वेश्चन है, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान किन बातों पर निर्भर करता है। इनको समझने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसी के आधार पे आपको पता चल जाएगा किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे इधर ध्यान देना, ये आपके पास है F बराबर G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, m1 m2 यानी द्रव्यमानों के गुणनफल पर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। लेकिन क्या इसके ऊपर निर्भर करता है, ये खुद किसी के ऊपर नहीं निर्भर नहीं करता है, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो ये वैल्यू भी क्या नहीं आएगी, सही नहीं आएगी। तो सॉरी, किन पर निर्भर नहीं करता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लू है। तो पहला क्वेश्चन है द्रव्यमानों के गुणनफल पर। यहां से अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा था F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ये इस पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान, यानी दो पिंडों के बीच का मान। जितने द्रव्यमान अधिक होगा उतना बल क्या होगा, आकर्षण बल अधिक होगा। बीच की दूरी पर देखो, इस फॉर्मूले के अनुसार बीच की दूरी यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात में होता है आकर्षण बल, यानी दूरी पर भी निर्भर करता है। उनके द्रव्यमानों पर, यहाँ तो पूछ लिया द्रव्यमान के गुणनफल पर और द्रव्यमानों पर, यानी एक ही बात है, गुणनफल लो चाहे अलग अलग द्रव्यमान लो। लास्ट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, क्या ये जी पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये राशि चेंजेस नहीं होती है। या पूछ ले, ये ऑप्शन हटा के थोड़ा एक चेंजेस करना, निर्भर नहीं करता है दोनों द्रव्यमान, ऐसा ऑप्शन पूछा जा सकता है, दोनों द्रव्यमानों के योगफल पर, ये ऐसा क्वेश्चन चेंज करना थोड़ा, दोनों द्रव्यमानों के योगफल पर m1 प्लस m2 पर निर्भर करता है क्या, नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है, केवल गुणनफल पर और दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के सिद्धांत के लिए, सॉरी, ग्रहों के गति से संबंधित सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया। अभी हमने पढ़ा था केपलर भाई साहब थे, कौन वैज्ञानिक थे, केपलर। और न्यूटन, आइजक न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। आगे पृथ्वी का प्लाइन वेग आपको पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्लाइन वेग। पृथ्वी का प्लाइन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, प्रति घंटा नहीं होता, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आज की क्लास में हमने केपलर के गति से संबंधित नियमों का अध्ययन किया, फिर हमने सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी जानी, फिर गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में जानकारी जानी, और
हमारे एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारतीय इतिहास से संबंधित मैराथन स्टार्ट की गई है। आप उन्हें ज़रूर देखें और आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे मात्रक क्या होते हैं, फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भौतिक राशियों के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे दे रखे लिंक से आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।